नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश में तमाम बड़े मुद्दों के साथ एक और मुद्दा है जो तेजी के साथ अपनी जगह तलाश रहा है। लोग जहां अपने मुद्दों को लेकर जाते हैं वहीं अब अपने अपने मुद्दों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। सभी के अपने अपने तर्क हैं। हम बात सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं, जिसके सेंटर में है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तकरार बयानों के रास्ते पब्लिक स्पेस में अपनी जगह बना रही है। संसद का शीत सत्र चल रहा है, जहां पर जुडिशरी में पेंडिंग केसेस को लेकर सभी की अपनी अपनी चिंताएं हैं, जिसे लेकर संसद में राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने एक सवाल पूछा, जिस सवाल के जवाब में कानून मंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके जवाब में अब खुद सीजेआई डीवीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर हम नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करने के लिए बैठे हैं। Trust us to be guardians of the liberties of our citizens. And there is no case which is small enough or big enough for every court in the nation, be it the district judiciary, the High Court or the Supreme Court. Because it is in us that the confidence of the citizens in the due process of law and the protection of liberty rests. And it is through the lives of the members of the bar who fearlessly espouse those causes that the flame of liberty burns bright even today. दरअसल संसद में किरण रिजिजू ने अपने बयान में यह कहा था कि देश में लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ पहुंचने वाली है। अलग अलग अदालतों में भारी संख्या में केस पेंडिंग है। अधिक लंबित मामलों की वजह जजों की संख्या भी है। केंद्र सरकार कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव चाहती है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयान बार बार ये इशारा कर रहे हैं कि सरकार मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली से खुश नहीं है। जजों की रिक्तियों की संख्या पर लिखित बयान में कानून मंत्री ने कहा कि 12 दिसंबर 2022 तक देश में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट है, वहां पर 25,011 जजों की स्ट्रेंथ थी। सभी कोर्ट में कुल 19,192 जज कार्यरत थे। मोदी सरकार ने अब तक सुप्रीम कोर्ट में 46 जज नियुक्त किए हैं। 1 दिसंबर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में 69,598 केस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 59.56 लाख केस पेंडिंग है। इसी तरीके से बाकी लोअर कोर्ट में 4 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है और इन्हीं को खत्म करने के लिए जजों की जरूरत है। जजों की नियुक्ति के लिए नए सिस्टम की जरूरत है और इसी नए सिस्टम के लिए रिजिजू पूरी संसद से एक होने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति ने भी 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए एनजेएसी पर नाराजगी जताई है। कानून मंत्री के इस बयान के बाद में विपक्ष के वो निशाने पर आ गए हैं। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक विपक्ष ने कानून मंत्री के जवाब को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, जिसकी एक बानगी ये ट्वीट्स भी हैं जो सोशल मीडिया पर कानून मंत्री से सवाल करते नजर आते हैं। कानून मंत्री के इसी जवाब के बाद देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ कह दिया कि 17 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक देश की सर्वोच्च अदालत बंद रहेगी। उसकी कोई भी बेंच काम नहीं करेगी। सदन में कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के काम के दिनों पर बयान देते हुए कहा कि 2019 में 224 दिन सुप्रीम कोर्ट में काम हुआ, 2020 में 217 दिन काम हुआ, 2021 में 202 दिन काम हुआ और इसी तरीके से हर साल औसतन 210 दिन सुप्रीम कोर्ट में केसेस निपटाए गए हैं, सुनवाई और फैसले दिए गए हैं। देश में सर्वोच्च अदालत ज्यादा काम कर सके, इसके लिए कानून मंत्री ने सदन में अपने कुछ सुझाव भी दिए। कानून मंत्री ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बेकार की पीआईएल नहीं सुननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जमानत याचिका भी नहीं सुननी चाहिए, जिससे पेंडिंग केसेस कम हो पाए। इसी तरीके से पूरे विवाद के सेंटर में एक शब्द आपको बार बार सुनने को मिल रहा होगा, कॉलेजियम सिस्टम। तो ऐसे में कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जानना भी बेहद अहम हो जाता है। दरअसल कॉलेजियम का गठन साल 1993 में हुआ था। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक कमेटी होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके अध्यक्ष होते हैं और कमेटी जजों की नियुक्ति और उनके प्रमोशन और ट्रांसफर से जुड़े मामलों को देखती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर ही होती है।
कॉलेजियम केंद्र सरकार के पास नाम भेजती है, सरकार राष्ट्रपति के पास उन नामों को भेजती है। राष्ट्रपति जब उस पर अपनी मंजूरी दे देते हैं तो नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और जजों की नियुक्ति हो जाती है। आमतौर पर कॉलेजियम की सिफारिशों को केंद्र सरकार मान ही लेती है। कई बार ऐसा भी होता है कि केंद्र कॉलेजियम को दोबारा नामों पर विचार करने के लिए कहती है। अगर कॉलेजियम दोबारा उन्हीं नामों को सुझाती है तो फिर सरकार उन्हें मंजूरी देने के लिए बाध्य हो जाती है। तो ये देखिए, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सभी के जो अपने अपने तर्क हैं वो अलग हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम हमेशा से आलोचकों के निशाने पर ही रहा है। जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि इसमें पारदर्शिता की कमी है, यानी इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई आधिकारिक तंत्र या फिर सचिवालय शामिल ही नहीं। ये हर मायने में बंद कमरे का मामला हो जाता है। कॉलेजियम की बैठक कब होती है कोई इस बारे में नहीं जानता। वो कैसे अपने फैसले लेते हैं ये भी कोई नहीं जानता। और इस बीच बड़ी खबर, महाराष्ट्र में लोकपाल की तर्ज पर बनेगा लोकायुक्त। अन्ना हजारे की कमेटी को लोकायुक्त की मंजूरी इसी सत्र में लाया जाएगा। लोकायुक्त बिल कैबिनेट बैठक में लिया गया अहम फैसला। 2014 से पहले वो अन्ना आंदोलन आपको याद होगा, जिसमें बार बार लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग सरकार से की जा रही थी और उसी को लेकर आंदोलन चल रहा था। और लोकायुक्त बिल की जो वजह थी वो था करप्शन और करप्शन को मिटाना। महाराष्ट्र सरकार का इसी को लेकर बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून बनेगा। लोकायुक्त कानून को लेकर अन्ना हजारे की कमेटी को मंजूरी भी मिल चुकी है। यह बड़ी खबर। इस बीच महाराष्ट्र से इसी सत्र में लोकायुक्त बिल लाया जाएगा, यानी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जिस लोकायुक्त बिल की मांग उस दौरान अन्ना आंदोलन में की जा रही थी, वो पहल महाराष्ट्र में शुरू हो रही है। लोकायुक्त कानून महाराष्ट्र में बनेगा। अन्ना हजारे की कमेटी को मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट बैठक में लिया गया अहम फैसला। बड़ी बात यह कि इसी सत्र में लोकायुक्त बिल लाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, लोकायुक्त बिल इसी सत्र में लाया जाएगा। सत्र बुलाकर महाराष्ट्र में बनेगा लोकायुक्त कानून। अन्ना हजारे की कमेटी को मंजूरी मिल चुकी है। संदीप शुक्ला मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त है। संदीप, ये बहुत बड़ी पहल होगी महाराष्ट्र में। एक तरीके से कह सकते हैं कि क्रांतिकारी हो सकता है ये फैसला, क्योंकि भ्रष्टाचार पर हमला करने के लिए लोकायुक्त कानून की बात कैबिनेट में स्वीकारी जा चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है कमेटी को। बिल्कुल, आज जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नागपुर में, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान में जो है एक बात साफ हो गई है। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा है कि लोकायुक्त और लोकपाल के तर्ज पर जो है कानून ला रहे हैं, उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे की कमेटी ने जिस तरह का ड्राफ्ट उन्हें दिया है, उस ड्राफ्ट को जस का तर्ज जो है वो कैबिनेट में ने मंजूरी दी है। और इस बार जो अधिवेशन हो रहा है, कल से शुरू होने वाला अधिवेशन जो नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन है, उसमें जस का तर्ज ये रिपोर्ट रखी जाएगी और उसे वैसे ही पास करा लिया जाएगा। तो भ्रष्टाचार पर जो है नकेल कसने को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक बड़ी पहल इसे मानी जाएगी। बहुत ही शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। शहर शहर कितने आफताब, जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि इसका जवाब हम में से कोई भी नहीं जानना चाहता, क्योंकि इंसानी समाज में ऐसे हैवानों का होना ही इस इंसानी समाज को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन खबरें हैं जो बताती हैं कि सावधान रहिए, हमारे बीच कई आफताब हैं जो मोहब्बत के नाम पर कभी टुकड़ों का तोहफा देते हैं तो कभी रिश्तों के नाम पर हमें धोखा देते हैं। हमारे साथ रहने वाले भी कभी इतना बड़ा धोखा दे जाते हैं। ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीरों के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये आफताब कहां कहां बसे हुए हैं। हमारी आत्मा के साथ ऐसे आफताब धोखा कर रहे हैं। ऐसे दरिंदों की खबर हर तारीख में है। और आज दो शहरों का शोर बहुत कुछ कहता है, जो आपके लिए देखना और सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए, देश के हर पहर में कई शहर से कई तरह की खबरें आती हैं। कई खबर खबरदार करती हैं तो कई खबर हमें सोचने पर मजबूर कि इंसानी समाज में ये कैसी जमात है जिसकी दरिंदगी की खबरों पर एक पल को यकीन करना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड में नित नए खुलासों का सिलसिला जारी ही था। देश दरिंदे आफताब को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहा था।
कि वो तस्वीरें एक बार फिर नई शक्ल में हमारे सामने हैं। शहर बदला है, नाम बदला है, लेकिन पैटर्न वही है। मोहब्बत के टुकड़ों की खबर एक नई शक्ल में हमारे सामने है। दिल्ली से 1260 किलोमीटर दूर एक और श्रद्धा है जिसे मोहब्बत के टुकड़ों वाली मौत मिली है। दिल्ली में पुलिस श्रद्धा के टुकड़े ढूंढ ही रही थी कि झारखंड के साहिबगंज में शव के टुकड़े मिलना शुरू हो गए। अब तक पुलिस को एक शव के 12 टुकड़े मिले हैं और टुकड़ों की तलाश जारी है। साहिबगंज क्षेत्र के बोरियो संथाली मोमिन टोला में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी की बिल्डिंग से पुलिस को 2 कटे हुए पैर मिले। शव के अन्य हिस्से अलग अलग जगहों से बरामद किए गए हैं। पुलिस ने जांच कर दिलदार अंसारी के घर छापा मारा, उसके मामा के घर भी छापा मारा, जहां पुलिस को शर्ट मिली जिसमें खून के धब्बे थे। चप्पल, शराब की बोतल बरामद हुई। दिलदार अंसारी वही शख्स है जिस पर शव के टुकड़े करने का आरोप है। उस शव के टुकड़े करने का आरोप जो जिंदा जिस्म में उसकी बीवी हुआ करती थी, जिसे उसने मोहब्बत के लिबास में एक लाश बना दिया। दिलदार पहले से शादीशुदा था, इसके बावजूद उसने रबिका को प्यार के अनंत सपने दिखाए। वो उन सपनों से जाग पाती, उससे पहले ही उसका मर्डर कर दिया गया। ये दूसरी शादी दिलदार अंसारी जो यहाँ पर बोरियो का है, फाजिल टोला का, उसके साथ हुई। ऑलरेडी उसकी पहली पत्नी थी। इसको लेके आपसी फैमिली विवाद चल रहा था। इसी फैमिली विवाद के चलते उसको रुबिया पहाड़ी को इन लोगों ने एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और लाश को टुकड़े करके आंगनवाड़ी के जो इससे थाना से 500 गज की दूरी पे है वहाँ पर। जहां श्रद्धा को बड़े चाकू से काटा गया था, तो वहीं रविका के शव को कटर मशीन से काटा गया है। एक बार फिर दरिंदगी एक नए दिनांक में हमारे सामने है, जहां एक बार फिर एक पिता है जो बेबस है। तो हम आए, पता चला तो हम बोले कि लड़का दिलदार नाम का नाम है, जो लड़का मेरा बेटी को लेके आया तो कहाँ रखा है। तो लड़का को फ़ोन किया, तो बोलता है फ़ोन लगाया है। फ़ोन लगाया, उस समय बोला कि लड़का पहुंच गया मेरा पास। तो उसको लड़का को पूछने लगे क्या मेरा बेटी कहाँ है। नहीं, आपका बेटी तो घर गया है। नहीं है। नहीं, हम बोले कि आपको केस करेगा। मंगल से आपको 1 हफ्ता होने लगा, तो मेरा बेटी कहाँ रखा। इस पिता की लड़खड़ाती जुबान, उसके जज्बात, जिसमें वो एक हार महसूस कर रहा है। वो पिता जो अपनी बेटी को न बचा पाने के पछतावे में जी रहा है। जिस बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी की कटी उंगली का हिसाब पूछ रहा है। और पूछ रहा है कि उसकी बेटी को क्यों मारा, क्या कसूर था उसका इतनी निर्ममता के साथ कत्ल क्यों किया गया। हम लोग का जानकारी मिला है जो कल परसों शुक्रवार को जानकारी मिला। क्या बोला कि आपका बेटी 6 बजे से गायब है। शुक्रवार को बोला? हाँ, शुक्रवार को आपका बेटी गायब है। बात कौन बोला आपको? वो जो लड़का जो बता, दिलदार बता। हाँ, दिलदार बता, आपका लड़की गायब है। तो कहाँ गया? आपका कुटुमारी कहीं होगा, तुम्हें गया होगा। नहीं, हम लोग कुटुमारी वो लड़की कहीं भी नहीं देखा। छुट्टे से कुटुमारी नहीं देखा। पुलिस ने दरिंदे दिलदार अंसारी और उसके पिता मुस्तकीम अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन सवाल वही है कि टुकड़ों में बंट चुकी देश की इस बेटी की पहचान कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी सबसे पहली पहचान यह है कि वो भारत की बेटी थी। दिल्ली में जहां आफ्ताब ने हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े किए थे, तो वहीं झारखंड में दिलदार ने हत्या कर शव के 12 टुकड़े किए। इन दोनों ही मामलों में एक बात जो काफी मिलती जुलती है वो ये कि इन दोनों ने जिनका कत्ल किया, इन्हें वो मोहब्बत का नाम देते थे। मतलब मोहब्बत के नाम पर सबसे बड़ी दरिंदगी। वहीं झारखंड में इस दरिंदगी को लेकर अब सियासी सवाल भी पूछे जाने लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार बेटियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है।
रेप केसेस की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, बेटियों पर अत्याचार थम नहीं रहा है और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो बहुसंख्यक समाज की बेटियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। हमने पहले भी मांग की थी कि ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों के तार जो हैं वो प्रतिबंधित संगठन अंसार बंगला से जुड़े हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस पहल नहीं की है। साहबगंज की घटना बिल्कुल दुखद घटना है और यह मानवता और इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली घटना है और प्रशासन भी संजीदगी बरतनी चाहिए, क्योंकि लगातार संथाल परगना में इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो हमें यह लगता है कि संथाल परगना के प्रशासन, चाहे वो साहबगंज के हों, दुमका के हों, कम से कम ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन को कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो आज इस दुनिया में नहीं रही हमारी आदिवासी बहन, जो क्रूर हत्याकांड, जघन्यतम हत्याकांड, और ऐसे हैवान को जिंदा रहने का अधिकार नहीं, लेकिन कानून का अपना काम करेगा और अदालत फैसला सुनाएगी। सरकार का ये प्रयास रहेगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो और 2 से 3 महीने के अंदर जितना जल्द से जल्द हो सके ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। इस सब के बीच जयपुर से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां इंसानी वेश में एक और आफताब देखने को मिला। उस रोज भी गुलाबी शहर कहे जाने वाले इस खूबसूरत शहर की फिजा गुलाबी थी, हवाएं सर्द थीं, तब तक जब तक कि एक दरिंदा अपने शातिराना मंसूबे को अंजाम देने की फिराक में न था। 62 साल की सरोज देवी किचन में खाना बना रही थीं कि अचानक उन पर हथौड़े से वार होता है, जिसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। दरिंदा इतने पर नहीं रुकता, उनके सिर पर वार करता है, उसके बाद डेड बॉडी को घसीटकर बाथरूम के अंदर ले जाता है। करीब 12 बजे आरोपी दरिंदा डेड बॉडी को काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करता है, लेकिन चाकू से शरीर पूरी तरह नहीं कट पाता, जिसके बाद वो बाजार जाता है। बाजार से आरोपी अनुज लोहे को काटने वाली ग्लैंडर मशीन लेकर आता है और फिर दिल्ली के दरिंदे आफताब की तरह शव के टुकड़े करने लगता है। आरोपी अनुज शव के 10 टुकड़े करता है और उसके बाद खुद वो नहाता है। ये घटना 11 तारीख की है। सुबह 10:30-11 बजे के करीब ये घटना घटी, जिस वक्त वो रसोई में खाना बना रही थी, जैसा का इसका बताना है। उसके बाद इसको चूँकि मारने के बाद में फिर ये जो कटर खरीद के लाया है, फिर उससे बॉडी को बाथरूम में काटा है और फिर उसको पूरी साफ़ सफाई की है, इसने अपने कपड़े बदले हैं। तो लगभग ये 3-3:30 बजे इसका ये सारा काम इसने ख़त्म किया। उसके बाद 4-4:15 बजे ये व्यक्ति गाड़ी में अपने जो बॉडी के जो टुकड़े थे उनको लेकर के और फिर ये दिल्ली रोड पर रवाना हुआ। सर, एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि कटर से पहले चाकू का इस्तेमाल इसने किया? ये बता रहा है कि इसने पहले चाकू की मदद से उसको काटने की कोशिश की बॉडी को, लेकिन इसमें ये सफलता इसको नहीं मिली, इसलिए फिर ये जा कर के और कटर लेके आया और उससे फिर इसने इस घटना को अंजाम दिया। अनुज शव के टुकड़े करने के बाद उसे बैग में रखता है। वैगनर गाड़ी उठाता है, बैग में रखे शव के टुकड़ों को भरता है और दिल्ली रोड पर निकल पड़ता है। दिल्ली रोड पर पहुंचने पर शव के टुकड़ों को फेंकता है। शव को अनुज 3 अलग अलग जगहों पर फेंक देता है और फिर वापस लौट आता है। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद है। इस घटना से इतने दहशत में आ गए हैं कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जैसे उनको पता लगा कि इस प्रकार की घटना हुई है, पूरी रात पुलिस इस फ्लैट के चक्कर लगाती रही, जो तथ्य थे वो जुटाती रही। उसके बाद के अंदर जब पता लगा लोगों को, तो उसके बाद में सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजे में खुद को बंद कर लिया। फिलहाल जो आरोपी है अनुज शर्मा, उससे पूछताछ की जा रही है। कल रात को सर्च ऑपरेशन चलाया गया दिल्ली रोड के जंगलों में। वहाँ पर महिला के तमाम जो शव के टुकड़े हैं वो बरामद कर लिए गए।
FSL की टीम मौजूद थी। और यहीं पे दिखाना चाहूँगा आपको, यहीं पे जो वैगनार, जो जिस वैगनार कार के अंदर वो शव के टुकड़े ले गया था, यहीं से ले गया था। ये वो ब्लड के निशान हैं, दिखाना चाहेंगे आपको। ये वो निशान थे जो जिस प्रकार से यहाँ खून गिरा था बैग में से निकल के, और उसके बाद के अंदर यहाँ से वो लेकर चला गया था शव को। उसके बाद में शव को वहाँ डाल के आकर वो बड़ा निश्चिंत हुए कि हाँ, मैंने अपना काम कर दिया है। देश के 2 राज्यों में हुई टुकड़ों वाली वारदातों से राजस्थान दहल गया है। झारखंड में सन्नाटा पसरा है। हर जुबान पर एक ही सवाल है कि इंसानी जमात में कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। कोई कैसे इंसानी वेश में दरिंदगी की ऐसी तस्वीरों को जीवंत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अमेरिका जाने का जो पैमाना है उसको बड़ी चोट लगी है। मतलब अगर आपका सपना अमेरिका जाने का था तो समझिए कि वो लगभग टूट गया है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ईगल एक्ट को वोटिंग से पहले ही खारिज कर गिरा दिया। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के बड़े धड़े ने इस एक्ट का विरोध किया। इन अमेरिकी नेताओं ने कहा कि इस एक्ट को लागू होने से भारतीयों और चीनी नागरिकों का अमेरिका में दबदबा और बढ़ जाएगा। ऐसे में सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ईगल एक्ट है क्या। हर देश के लिए ग्रीन कार्ड का कर्मचारी आधारित 7% कोटा तय है। ईगल एक्ट इस कोटे का 15% कर देता है। इससे पहले आओ पाओ जो प्रणाली है उससे भारत के लोगों को आसानी से ग्रीन कार्ड मिल पाएगा। फिलहाल भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड की वेटिंग 90 साल है, जो 2030 तक 458 साल हो जाएगी। ऐसे में इस एक्ट को खारिज किया जाना अमेरिका में भारतीयों की मुश्किलें बढ़ाएगा। एक्ट को लेकर कही गई बातों में एक मौजूद तर्क हो सकता है, लेकिन आसान भाषा में अगर कहें तो बात सिर्फ इतनी है कि अमेरिका में भारतीयों के बढ़ते कद से अमेरिकी डर गए हैं, जैसा कि उनके नेताओं की बातों से लगता भी है। अमेरिकी संसद में नेताओं ने कहा कि अगर यह एक्ट लागू होता है तो कई देशों को असमानता का सामना करना पड़ेगा। जिन देशों में कामगार वर्ग कमजोर है उन्हें यहां आने का मौका नहीं मिलेगा। रिपब्लिकन नेता रेप जिम बैंक्स ने कहा कि पहले घुसपैठ करने वाले प्रवासियों को रोका जाना चाहिए, इसके बाद इस एक्ट पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता यवेटे क्लार्क ने कहा कि ईगल एक्ट पारित होने से भारत या चीन के लोगों का दबदबा पहले से ज्यादा होने का खतरा है। बिल खारिज किए जाने का फैसला आते ही लोगों ने इस बिल के समर्थक नेताओं से सवाल करने शुरू कर दिए। अमेरिका में रहने वाले भारतीय राष्ट्रपति बाइडेन से ईगल एक्ट को अध्यादेश के तौर पर लाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा होने पर मामला कोर्ट में भी जा सकता है।